हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास ये चैप्टर भी आपके नेट के एग्ज़ाम में लगा हुआ है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा जो है ये ना, हिंदी आपकी जो है, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी आपकी क्या है, वियोगात्मक या विश्लिष्ट है। ठीक है, याद रखें हिंदी क्या है, ये वियोगात्मक है आपकी। ठीक है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी क्या है, ये भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है आपका भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, चीनी तिब्बती परिवार। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार जो है आपका सबसे बड़ा परिवार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो परिवार है भाषा की दृष्टि से, सबसे बड़ा परिवार कौन सा है। तो सबसे बड़ा परिवार आपका भाषा जो है ये भारोपीय परिवार है सब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर देखते हैं भारोपीय परिवार क्यों बड़ा है, तो भारोपीय परिवार जो है ये 73% लोग जो हैं इसको, इस भाषा को बोलते हैं। द्रविड़ को जो है 25% लोग बोलते हैं। ऑस्ट्रिक को आपके 1.3% लोग बोलते हैं। चीनी जो है वो बहुत कम 0.7% लोग जो है इसका उपयोग करते हैं, है ना। आगे अगर हम बात करें कि जो आपकी भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभक्त किया गया है। ठीक है, कौन कौन से वो आपके काल हैं, है ना। तो एक है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन जो पुराने समय की थी, मध्य में जो बीच में विकसित हुई थी, और आधुनिक जो अभी के समय में जो चल रही है वो भाषाएं। अब जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसका जो प्रयोग काल है ये 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, और उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आपका वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत ये आपके प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के उदाहरण हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो इसका जो समय रहता है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व रहता है, और इसका उदाहरण है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, ये जो है आपके मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के उदाहरण हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय जो है वो 1000 ईस्वी से अब तक, है ना। इसमें आपकी हिंदी और हिंदीतर, मतलब हिंदी के बाद जो भी भाषाएं आपकी आई जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया, है ना, तो ये सारी आपकी क्या है, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदाहरण हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा इसमें और फैक्ट जान लेते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, जो आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, ठीक है, इसका नाम, इसके अन्य नाम और इसका प्रयोग काल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं, है ना। तो जो इसका जो नाम है ये वैदिक संस्कृत, ठीक है, मतलब इसको 2 भागों में बांटा गया था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत को आप छांदस के नाम से भी जानते हो, है ना। यासक या पाणिनि द्वारा जो था ये नाम सबसे पहले लिया गया था। इसका जो प्रयोग किया गया था आपका वैदिक संस्कृत का 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, दूसरा आपका आता है लौकिक संस्कृत। ठीक है, लौकिक संस्कृत ये जो है, तो ये जो है इसका जो समय रहता है इसका 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व रहता है। ठीक है, वैदिक संस्कृत का जो समय था वो 1500 से था। ठीक है, 1500 1000, ठीक है, और लौकिक संस्कृत का 1000 से 500 ईस्वी पूर्व जो था इनका समय था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है। यहाँ से मतलब अलग अलग तरह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो जो आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको बोला गया है प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। ठीक है, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। अब जो प्रथम प्राकृत है इसको पाली बोला जाता है, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत बोला जाता है, और तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश या अभट के नाम से जाना जाता है। जो प्रथम प्राकृत है, ठीक है, इसका जो समय था ये 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है ये पूर्व हट गया है। प्रथम प्राकृत काल में जो है आपका वो 500 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आगे 1 ईस्वी आ गया था, इसमें ईस्वी पूर्व अब हट चुका है। ठीक है,
अब सिर्फ हम जो प्रथम प्राकृत काल बोल लेंगे उसमें सिर्फ हम 500 ईस्वी पूर्व बोल लेंगे और उसके बाद का जो समय आएगा वो 1 ईस्वी पूर्व होएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत की प्रमुख देश भाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में, ये तो बहुत बार जीके में भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में थे आपके, तो ये जो है आपके पाली भाषा में रहे हैं, है ना। दूसरा है आपका द्वितीय प्राकृत को प्राकृत के नाम से जाना जाता है। ये 1 ईस्वी से 500 ईस्वी है और भगवान महावीर के सारे उपदेश आपके प्राकृत में ही दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, है ना। ठीक है, उसके बाद आता है तृतीय प्राकृत। तो तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश अभट के नाम से जाना जाता है और इसका जो समय है वो है 500 से 1000 ईस्वी। ठीक है, और अभट का जो समय है वो 900 से 1100 ईस्वी, यानी कि इसको संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी बोला जाता है। तो ये आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा को भी जान लेते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की अगर बात करें तो जो आपकी है इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन हिंदी है, मध्य हिंदी है और आधुनिक हिंदी है। ठीक है, अब यहाँ हिंदी पर हम पहुँच गए हैं। हमारा जो प्राकृत और अपभ्रंश और पाली था वो अब हमारा जो है वो पीछे रह के अब हम आधुनिक की जब बात करेंगे तो आधुनिक में हम सिर्फ प्राचीन हिंदी की बात करने वाले हैं। इसमें प्राचीन हिंदी है, ठीक है, मध्यकालीन हिंदी है और आधुनिक हिंदी है। ठीक है, अब हम हिंदी की ओर आ रहे हैं, मतलब हिंदी का विकास कैसे उसकी तरफ आ रहे हैं। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी है, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी है और आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक है, जो कि आपके यहाँ पे बताया गया है ना। अब अगर बात करें तो हिंदी की आदि जननी कौन है, तो आपको पता है हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है ना। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती, बोला संस्कृत जो है पहले पाली पे पहुँची, फिर प्राकृत में पहुँची, ठीक है, और उससे होती हुई अपभ्रंश तक ये पहुँची, फिर अपभ्रंश से अबहट में होती हुई फिर ये प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। मतलब हमारी हिंदी जो है हम तक कितने चरणों से पहुँची है, तो हमारे पास हमारी हिंदी जो है पहले ये संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक है, फिर ये पाली बनी, फिर पाली के बाद ये प्राकृत, फिर प्राकृत के रूप में आई, फिर अपभ्रंश के रूप में, फिर अबहट के, फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी के रूप में, फिर विकास चिन्ह के लिए, मतलब फिर ये जो है हमारे पास हिंदी के रूप में आ गई, है ना। तो आज हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।